वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। एवरीवन, टॉप फिल्टर्ड कन्फर्म में आपका स्वागत है। एवरीवन, जो पिछला वीडियो था करंट अफेयर का, उसमें हम लोग 11 मई तक के मामलों पे बात किया था। आज का जो वीडियो है वह 12 मई से लेकर के 14 मई तक के जो टॉप फिल्टर्ड सुर्खियां रही हैं, टॉप फिल्टर्ड जो एग्जाम रिलेवेंट बातें रही हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। एवरीवन, यहाँ पर जो टॉपिक है वह क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अरेंजमेंट किया गया है ताकि एक कंप्रिहेंसिव प्रैक्टिस भी हो, साथ ही साथ हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से एनालिसिस भी कर सकें। सो एवरीवन, पहला जो क्वेश्चन है, किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है, पहले कानून अपनाने की बात की है? सो एवरीवन, यूरोपीय यूनियन, याद रखना, यूरोपीय यूनियन। ओके, सो यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। कानून में यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ के देशों के महिलाओं को जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध मानने की बात कही है। वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सो प्लीज आप इसको माइंड रखना और शॉर्ट नोट्स में छोटा सा टॉपिक है, इसको प्लीज आप कवर कर लेना। ये आंसर राइटिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ ऐसे राइटिंग आती है तो वहां के लिए भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, खबरों में रही हिंडन नदी। हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये यूपीएससी सीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए काफी बेहतरीन ये क्वेश्चंस हो जाता है। सो एवरीवन, वह नदी है यमुना नदी। ओके, यमुना नदी की सहायक नदी है। अब बात यहां बनती है यमुना की, तो एवरीवन, जो यमुना नदी है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, अब यमुना नदी निकली कहां से है? सो एवरीवन, याद रखना, बंदरपुच जो श्रेणी है, बंदरपुच श्रेणी के पास में यमुनोत्री ग्लेशियर है। ओके, यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से यह नदी निकली है। उत्तर प्रदेश में गंगा में कहां मिलती है? तो प्रयागराज। ओके, और इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम एग्जाम में ये बातें पूछी जा चुकी है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह यमुना नदी है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या था कि जो खबर है आज के समय में, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल को पाकर ये मामला आया है खबरों में, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकली है? सो बंदरपुच जो श्रेणी है वहां पे जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से यमुना नदी निकली है। ओके, चलिए आते हैं मुद्दे पे। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हिंडन नदी प्रदूषण पर 2 सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिया है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले नगर निकायों के खिलाफ कार्रवाई विवरण दिया गया है। हिंडन यमुना की एक सहायक नदी है जो सहारनपुर से नोएडा तक 400 किमी तक फैली हुई है। शहरी, कृषि और औद्योगिक कचरे ने इसे गंगा बेसिन के सबसे प्रदूषित हिस्सों में बना दिया है। 2015 में जो सीपीसीबी ने इसे मृत नदी घोषित कर दिया, जो कि नहाने के लिए भी अनुपयुक्त हो चुकी है। ओके, बात यहां पर हो रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ये एग्जाम यूपीएससी सीएससी में भी आ चुका है ये टॉपिक, और यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। तो याद रखना कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम है यह 2010 में आया था। ओके, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसको लाया गया था। ये मेनी टाइम ये पूछा गया, इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लेना। ओके, बाकी जो भी मुद्दा था यहां से जुड़ा हुआ हम लोग उस पर बात कर लिया। नेक्स्ट है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है? एवरीवन, वह राज्य है असम। ओके,
सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। 1998 में स्थापित अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले के ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट स्थित है। इसकी जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, जिसमें भारी बारिश और बुरही दिहिंग और नामचांग जैसी नदियां के बाढ़ आने की खतरा रहता है। तो देखिए, एक तो है जो गिनी चुनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, साथ ही साथ किस जिले में है और इसकी जो प्राकृतिक संरचना है वह क्या है। सो उपोष्ण कटिबंधीय। ओके, थोड़ा सा मोटा मोटा आप याद रखना। यहां पर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बातें कही गई है, याद रखना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी को लाया गया था। ओके, नेक्स्ट है मोहम्मद इदरीस डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है। सो एवरीवन, वह देश का नाम है चाड। जो चाड है यह एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है। साथ ही साथ चाड जो है वह स्थलरुद्ध, ओके, स्थलरुद्ध देश है। ओके, बात अब यहां पर आती है कि जो चाड है इसका जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। सो देखिए, पड़ोसी देश में लीबिया है, सूडान है, इजिप्ट है, नाइजीरिया है। तो मोटा मोटा आप ये भी याद रखना, ठीक है। लीबिया, सूडान, इजिप्ट, नाइजीरिया, ठीक है, ये क्या है। सो ये हैं आपके पड़ोसी देश। ओके, पड़ोसी देश हैं। ओके, सो चाड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इन्होंने अपने पिता राष्ट्रपति इदरीस डेबी की विद्रोहियों द्वारा हत्या के बाद 2021 में सत्ता संभाली है। ओके, कट्टू पुवम कुरनिल्ला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है जो हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में फिर से खोजी गई है। तो याद रखना एवरीवन, वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ओके, वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ठीक है, क्षेत्र है पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट से क्वेश्चंस मैनी टाइम बने हैं। जैसे में मोटा मोटा अगर बात करें इसके जीके की, तो देखिए जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पूछा गया है कि कहां पर मिलता है। तो याद रखना नीलगिरी, नीलगिरी, क्लियर। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है वह कहां पर है, तो तमिलनाडु। ओके, कहां पर है, तमिलनाडु में। ये एक पर्वत श्रेणी है, ओके, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ऐसे याद रखना। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के वागामोन पहाड़ियों के गैर संरक्षित क्षेत्र में 140 वर्षों के बाद एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा को फिर से खोजा है स्थानीय रूप से, जो कट्टू पुवम कुरनिल्ला है, जिसको जाना जाता है यह उनियाला जीनस से संबंधित, जिसका नाम प्रसिद्ध टैक्सोनोमिस्ट बीपी उनियान के नाम पर रखा गया है। 2 से 5 मीटर ऊंचे इस छोटे पेड़ या बड़े झाड़ी के कपास जैसे बाल वाली पत्तियां अक्टूबर से जनवरी तक खिलने वाले खूबसूरत फूल होते हैं, ये इसकी विशेषता है। ओके, नेक्स्ट है खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है। कावासाकी बीमारी, सो एवरीवन, यह एक बृहद घातक हृदय रोग है, हृदय रोग है। ओके, सो कावासाकी रोग से पीड़ित 2 बच्चियों का कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
में सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय रोग मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। ये कोटेशन से याद रखना कि ये जो कावासाकी है यह 5 वर्ष या उससे कम को प्रभावित करती है। ओके, इसमें तेज बुखार, रक्त वाहिकाओं में सूजन वह बच्चों में हृदय रोग का एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि कोरोनरी धमनियों को लक्षित करता है और लक्षणों में बुखार, दाने, सूजन, सूजे हुए हाथ और पैर, सूजन वाली श्लेष्मा झिल्ली शामिल है। ओके, तो इस पे लक्षण पे बात किया, किसको प्रभावित करता है, कहां से ये मामला उठा है ताकि न्यूज में आए, तो याद रखना कावासाकी। ओके, नेक्स्ट है इदासीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। सो एवरीवन, वह राज्य का नाम है मेघालय। राज्य का नाम है मेघालय। सो दासिसा नोंगरांग ने राज्य के मातृसत्तात्मक समाज में बाधाओं को तोड़ते हुए मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में इतिहास रचा है। 1992 में खासी समुदाय से भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य वह 19 मई को लज्जा राम बिश्नोई की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह लेंगे। तो याद रखना जिस समुदाय से आई हैं, खासी समुदाय। ओके, ये भी आप विशेषता याद रखना। नाम है इनका दासिसा नोंगरांग। नेक्स्ट है किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है। एवरीवन, जापान। ओके, जापान। क्लियर। जापान का जो कैपिटल है कहां पे है, टोक्यो। अब ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, सब लोग जानते हैं। देखिए जो टोक्यो एक महानगर भी है, ठीक है, तो ये भी मोटा मोटा आप याद रखना। अब आते हैं मुद्दे पे। सो जापान ने पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, हॉकी ट्रॉफी हासिल की है। 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच सामान्य समय जो है 2-2 से समाप्त हुआ। इस जीत ने टूर्नामेंट में जापान का पहला खिताब जीता गया। कहां पर हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मोटा मोटा भी याद रखना, एक ऐसे हॉकी ट्रॉफी है। नेक्स्ट है खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। एवरीवन, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र। ओके, सो एक तेंदुआ बिल्ली जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियोनेलुरस बेंगालेसिस के नाम से जाना जाता है, वो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया था, जो वहां की इसकी पहली उपस्थिति थी। जंगल में रहने वाली यह फेलिड प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लीज आप याद रखना। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है। सो एवरीवन, कीड़े। ओके, कीड़े याद रखना। सो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, 11 मई और 12 अक्टूबर 2024 को एक वैश्विक अभियान है जो प्रवासी पक्षी संरक्षण पर जोर देता है, जो WMBD है, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ओके, WMBD प्रवासी पक्षियों के आवासों से संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ये ऐसे सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको प्लीज आप माइंड रखना, ठीक है। एवरीवन, लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा विस्तृत बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। देखिए हम मोटा मोटा 2-3 बातों को याद रखना है। पहला तो 12 मई, ओके, पहला है 12 मई, दूसरा है 1956, ठीक है, क्लियर, और तीसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्हीं के योगदानों के लिए इसको जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा जो आज का आधुनिक नर्सिंग का स्थापना किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा, ठीक है।
तो अब आइए बात करते हैं वन बाय वन। क्लियर। सो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नर्सों द्वारा समाज के लिए योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 1965 के बाद, सॉरी 56 नहीं था, 65 था, 1965 के बाद अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद नर्स हर जगह नर्सों द्वारा उपयोग की जाने वाली शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना सामग्री वितरित करती है। बात कर लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है, सो वह एक अंग्रेजी समाज सुधारक थी, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। उन्होंने क्रिमियन युद्ध के दौरान नर्सों को प्रशिक्षित और प्रबंधित किया था। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल में घायल सैनिकों की देखभाल के साथ ही विक्टोरियन संस्कृति में उनकी वजह से नर्सों को प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। याद रखना, उसने नहीं, उनका रहेगा। ठीक है, उनके। इनको द लेडी विद द लैंप के रूप में भी जाना जाता है। ये टाइटल प्लीज आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है, द लेडी विद द लैंप। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है। इनको ये मान्यता मिली है। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि भारत में विश्व में आधुनिक जो नर्सिंग है इसकी स्थापना किसने किया है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया है। ओके, सो वह पेशेवर नर्सिंग की नींव रखने वाली पहली व्यक्ति थी। उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की। यह दुनिया की पहली नर्सिंग स्कूल था। अब लंदन के किंग्स कॉलेज का यह हिस्सा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल किसी नर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या क्या है। पहला तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, ओके, और इनकी विशेषता, इनका योगदान क्या रहा है। दूसरा द लेडी विद द लैंप की पॉइंट है। दूसरा है, तीसरा है जो नर्सों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल किसके द्वारा दिया जाता है, तो रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा दिया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है वह 12 मई, याद रखना। कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 1965 के बाद यह जो संस्था थी उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, सो एवरीवन, अगर आपको यहाँ का ये एनालिसिस अगर एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप बनाओ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेमिनार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।